Hello friends, in this lecture we will see some more numericals on steady flow energy equation. Uh, so first numerical of today's lecture is a perfect gas flow through a nozzle where it expands in reversible adiabatic manner. The inlet conditions are 22 bar 500 degrees Celsius 38 meter per second. At exit the pressure is 2 bar. Determine the exit velocity and exit area if the flow rate is 4 kg per second. Take R equals to 190 joule per kg and gamma equals to 1.35. इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ. व्हाट इज़ गिवन. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सा डिवाइस दिया है. तो वो पहली लाइन में क्लियर हो जाता है. परफेक्ट गैस फ्लोज थ्रू अ नोजल. ओके, ये न्यूमेरिकल नोजल के ऊपर है. अब नोजल के बारे में क्या दिया है. इस नोजल में जो स्टीम आती है वो एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रही है. मतलब जो एक्सपांशन प्रोसेस है वो कौन सी है, एडियाबेटिक. ये याद रखिए, हमें टेम्परेचर निकालने के लिए एडियाबेटिक रिलेशन यूज़ करने. प्रोसेस जो एक्सपांशन है वो एडियाबेटिक हो रहा है, इसलिए हम एडियाबेटिक रिलेशन यूज़ करने वाले. उसके बाद में दिया है द इनलेट कंडीशंस आर 22 बार. मतलब इनलेट को जो प्रेशर है वो कितना है, 22 बार. 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस. और 38 मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी. तो इनलेट का प्रेशर, टेम्परेचर और वेलोसिटी दिया है 22 बार 500 डिग्री सेल्सियस एंड 38 मीटर पर सेकंड. ओके. अब एग्जिट में सिर्फ आपको दिया है प्रेशर जो है 2 बार. तो एग्जिट में प्रेशर दिया है 2 बार. और हमें पूछा है कि डिटरमाइन एग्जिट वेलोसिटी एंड एग्जिट एरिया. क्लियर. एग्जिट वेलोसिटी मतलब हमें C2 निकालना है और A2 निकालना है. ओके. अब इसके अलावा और दिया है इफ़ द फ्लो रेट इज 4 kg पर सेकंड. जो मास फ्लो रेट है वो कितना दिया है, 4 kg पर सेकंड. और गैस कांस्टेंट दिया है 190 जूल पर केजी और गामा दिया है 1.35. क्लियर. नाउ हम निकालेंगे एग्जिट वेलोसिटी. एग्जिट वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हमने लिखा जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज U1 प्लस P1 V1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2. 1000 क्यू दिया है, आपको मालूम है किलो जूल में. GZ1 प्लस Q इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W. तो ये हो गया हमारा जनरल स्टेडी फ्लो इक्वेशन. अब नोजल के लिए हमें मालूम है कि हीट दी नहीं है और नोजल में हीट जनरेट भी नहीं होती, बाहर भी नहीं जाती. तो यहाँ पर हीट दी भी नहीं, तो हम क्यों क्या जूम करेंगे, ज़ीरो. इसके अलावा नोजल नाइदर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है नॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है. मतलब नोजल को हम वर्क देते भी नहीं है और नोजल भी खुद वर्क प्रोड्यूस करता नहीं है. तो नोजल के बारे में W क्या आएगा, ज़ीरो. और हम अज्यूम करेंगे कि नोजल हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब Z1 इक्वल्स टू Z2. तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, U1 प्लस P1 U1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2. GZ1 GZ2 गया, Q0 ले रहे, W0 ले रहे. ये छोड़ के सब हमने यहाँ पर लिख लिया. U1 प्लस P1 V1 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1000 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1000. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो C1 है इसको इधर भेजता हूँ, वेलोसिटी एक साइड में और बाकी चीज़ें एक साइड में. और ये U2 P2 इस साइड में जाएंगे. तो ये C2 इधर, C1 इधर आ गया, C2 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया, C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2000. अब ये U1 P1 एज इट इज़ और इसको हमने इधर भेजा है माइनस U2 प्लस P2 V2. अब हमें मालूम है कि U1 P1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी, और U2 P2 को H2, एंथैल्पी एट एग्जिट. सो ये हो गया H1 माइनस H2. लेकिन हमें एंथैल्पी दी नहीं है, इसके बदले में टेम्परेचर दिया है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, एंथैल्पी की डेफिनेशन है H इक्वल्स टू CP इंटू T. ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है. अगर और दूसरी चीज़ और एक एक्स्ट्रा बताऊंगा जो इसमें नहीं है. अगर और इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं CV इंटू टी. ये चीज़ याद रखो. मतलब टेम्परेचर दिया है, CV दिया है, तो आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो. या टेम्परेचर दिया है और आपको CV मालूम है तो आप एंथैल्पी निकाल सकते हो. ये चीज़ याद में रखो. दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी. तो हम H को लिखेंगे CP T1 माइनस CP इंटू T2.
अब Cp दिया है नहीं है, लेकिन Cp निकालने के लिए हमें दो चीज़ें दी है यहाँ पर, R और गामा। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर फोकस करो, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर फोकस करो, ये चीज़ छोड़ दो। ओके, आपको ये चीज़ मालूम है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। Cp मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू R। R मतलब गैस कांस्टेंट, ये आपको मालूम है, 10वीं 12वीं में सब में हुआ है। अब इसमें इसमें से मैं Cp कॉमन निकालता हूँ, इस इक्वेशन में Cp निकाला, क्या बचा, 1 माइनस Cv अपॉन Cp इक्वल्स टू R। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको मालूम है, गामा इक्वल्स टू Cp बाय Cv, ये चीज़ भी आपको मालूम है, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स Cp अपॉन Cv। ओके, तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या है, Cv बाय Cp, हमारे पास क्या है, Cv बाय Cp, इस सॉरी Cp, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये Cv को हम इस नीचे अगर भेजे डिनोमीटर में, तो इट विल बिकम डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर, तो ये होगा Cp बाय Cv बराबर, डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर ऊपर चला गया तो Cv बाय Cp मिलेगा आपको। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा। क्लियर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो हमें मिला Cp गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू R। Cp को एक साइड में पुट किया तो हमें मिला R, ये इस साइड में गया R अपॉन R1। तो हम क्या बोल सकते हैं, Cp मीन्स गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R। गामा दिया है, गामा दिया है 1.35, सो गामा 1.35 डिवाइड बाय 1.35 माइनस 1 इंटू 190। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो आर है इसका यूनिट जूल पर केजी में दिया है, ये याद रखो हाँ। इसका यूनिट किस में दिया है, जूल पर केजी में। तो हमें जो मिलेगा, जो सीपी मिलेगा वो भी जूल में मिलेगा, जूल पर केजी। लेकिन हमारे सभी यूनिट हम केजी, किलो जूल पर केजी में लेते, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो हमारा आंसर है 733 जूल पर केजी केल्विन, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दिया, मतलब हम इसको किलो जूल पर केजी केल्विन में कन्वर्ट करने वाले। ओके, 733 जूल पर केजी केल्विन और 0.733 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये एक ही चीज़ है, हमने सिर्फ जूल को किलो जूल में कन्वर्ट किया। क्लियर, यहाँ पर हमने क्या निकाला, सीपी। सीपी मालूम है हमें, T1 मालूम है लेकिन T2 मालूम नहीं है, तो T2 के लिए हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करेंगे। जो एक्सपांशन हो रहा है वो कैसा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, तो हम एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करेंगे, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये भी आपको फर्स्ट ईयर में हुआ है। क्लियर, सो T2 इक्वल्स टू, ये T1 इस साइड में गया, P2 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब T1 दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो Cp है वो किलो जूल पर केजी केल्विन में, तो टेम्परेचर भी हम केल्विन में लेंगे। तो 500 को हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 273 उसमें ऐड कर दिए। ओके, P2 दिया है 2 बार, P1 दिया है 22 बार। अब इसको पास्कल में कन्वर्ट करो या ना करो, ये रेशियो होने की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो बार बार का रेशियो भी ले सकते हैं, किलो पास्कल का भी ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद T2 आया 414 केल्विन। क्लियर, अब हमारे पास T1 भी है, T2 भी है, अब हम आराम से C2 निकाल सकते हैं। तो Cp की वैल्यू हमने लिख दी 0.733, T1 की वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 273 ऐड कर दिए, वो हो गए 733 डिग्री, सॉरी 733 केल्विन, और 414 अभी हमने कैलकुलेट किया, तो इसको मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखो, ये इसका इसका जो कैलकुलेशन है ये लगेगा 263.147। ओके, इस अब ये इधर जे 2 × 10⁻³ थे, वो इधर नंबर इस साइड में हमने भेज दिए, तो हमें क्या क्या मिला, क्या बचा यहाँ पर, C2² माइनस 38² इक्वल्स टू ये वाला। ओके, अब ये 38 को इधर भेज दिया, तो +30, मतलब C2² क्या आएगा, ये छोड़ दो, ये निकाल के C2² क्या आएगा, 2 × 10⁻³ प्लस 38²। हमें C2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, तो C2 इक्वल्स टू
अंडर रूट ये वाली टर्म। क्लियर? तो हमें मिला C2 से 726 मीटर पर सेकंड। ये होगा हमारा पहला आंसर। एग्जिट वेलोसिटी कितनी आई? 726। हमें एग्जिट एरिया निकालना है, तो एग्जिट एरिया निकालने के लिए हमारे पास मास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? मास इक्वल्स टू A2C2 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया नहीं है, लेकिन हम इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपको मालूम है? पी वी इक्वल्स टू आर टी। ओके, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। हमें निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एग्जिट, तो हम क्या लेंगे? P2V2RT2। ओके, जो मैंने यहाँ पर लिखा P2V2 इक्वल्स टू RT2। V2 एक साइड में रखेंगे, आर को एक साइड में रखेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर ये आर हम जूल पर केजी में रख रहे, तो प्रेशर हम पास्कल में रखेंगे। क्लियर? और अगर आर हम किलो जूल में पुट करेंगे तो प्रेशर हम किलो पास्कल में पुट करेंगे। ये बात याद रख लो। क्या? कि अगर आर जूल पर केजी में है तो प्रेशर हम पास्कल में पुट करेंगे। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें मिला V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.3933 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, तो हमने ये C2 और मास C2 V2 की वैल्यू पुट कर दी। हमें मिला एरिया 2.167 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। ओके, ये चीज़ में आपको थोड़े बेसिक यूज़ करना पड़ा, तो आप केयरफुली देखो। यहाँ पर हमें, मैं फिर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमें आर और गामा दिया है, वो क्यों दिया है? ताकि सॉरी, ताकि हम सीपी निकाल सकते। सीपी का फॉर्मूला ये कैसे आया, ये उसका एक्सप्लेनेशन आप वीडियो बार बार देख सकते हो, या ये मैं PDF भेजूंगा। सीपी का रिलेशन ये हमें सीपी मिला। बाद में हमने एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करके टेम्परेचर निकाला। ये भी आपको याद रखना है, इसका आगे भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला। क्लियर? ये अगर डिफ़िकल्ट पेपर आया तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, अब हम दूसरा एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप delivers 2750 kilojoule of water per minute from initial pressure of 0.8 bar absolute to a final pressure of 2.8 bar absolute. The suction is 2 meter below and the delivery is 5 meter above the center of pump. If the suction and delivery pipes are 15 centimeter and 10 centimeter diameter respectively, make calculation for power required to run the pump. ओके, अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल तो एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब क्या दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा डिवाइस दिया है? पंप। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में क्या दिया है कि जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है? 0.8 बार, और फाइनल प्रेशर कितना है? 2.8 बार। मास फ्लो रेट दिया है 2750 kg पर मिनट, और ये डायमीटर दिया है, इनलेट का डायमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, आउटलेट का दिया है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर क्यों दिया है मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा दिया है कि अगर आप सेंटर लाइन निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो जो एग्जिट है वो 5 मीटर अबो है, और जो इनलेट है वो 2 मीटर बिलो है। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्यों निकालेंगे? हमें डेटम डिसाइड करने के लिए। मतलब अगर हमने यहाँ से डेटम कंसीडर किया तो ये आउटलेट कितना आ गया, कितना आएगा? 5 + 2 7, और इनलेट से हमने अज्यूम किया तो Z1 कितना आएगा? 0। Z2 कितना आएगा? 7। क्लियर? ये Z1 2 और Z2 5 नहीं लेना है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। विथ रेफरेंस टू सेंटर, एग्जिट और इनलेट का डिस्टेंस दिया है। अब हम अज्यूम करेंगे हमारा जो डेटम है वो इनलेट से जाता है। ओके, तो ये जो डेटम से एग्जिट है वो कितना आएगा? ये 2 + 5 7, और इनलेट से डेटम जा रहा है तो इनलेट जेड कितना आएगा? 0। मतलब Z1 है 0 और Z2 है 7। क्लियर? ये चीज़ याद रखो। ओके और ये डायमीटर दिया है वेलोसिटी निकालने के लिए।
अब देखो हम जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लिया हमने, u1 प्लस p1v1 प्लस c1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz1 प्लस q इक्वल्स टू u2 प्लस p2v2 प्लस c2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz2 प्लस w। ये जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या पंप कर रहा है? वाटर, बराबर। अब वाटर जब इनलेट से लेता है और आउटलेट को पंप करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक कुआं है, वेल है, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप रखा है और उस वेल का पानी हम ऊपर ले रहे हैं, तो वेल का पानी जितना ठंडा नीचे रहता है उतना ठंडा ऊपर रहता है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, अगर उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो उसके इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा है, बराबर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं फॉर वाटर सेंट्रीफ्यूगल पंप, फॉर वाटर और एनी डिवाइस u1 इक्वल्स टू u2। ये बात ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई हीट आ नहीं रही जा नहीं रही तो Q इक्वल्स टू जीरो। और पंप वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, हमें पंप को वर्क देना पड़ता है तब भी वो वर्क करता है, तो उसके लिए वर्क क्या आएगा? निगेटिव। तो ये फार्मूले को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। p1v1 प्लस c1 स्क्वेयर बाय 2 इंटू 10⁻³ प्लस gz1 इक्वल्स टू p2v2 प्लस c2 स्क्वेयर बाय 2 इंटू 10⁻³ प्लस gz2 माइनस w। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इसमें हमें v1 और v2 नहीं दिया है, c1 और c2 नहीं दिया है, सिर्फ z के बारे में बताएं, प्रेशर के बारे में बताएं। ओके, अब ये देखो C1 और C2 हम कैसे निकाल सकते हैं? वो अपना फॉर्मूला मास का, A1 C1 V1 सिमिलरली A2 C2 V2, ये अलग अलग फार्मूले से हम C1 और C2 निकाल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो V1 है, V1 मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वाटर दिया है, इसका मतलब डायरेक्टली स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। कैसे? हमें मालूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड है 1000, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आएगा वाटर का? 0.001, 1/1000 मतलब 0.001। क्लियर? फिर से लिख के बताता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/ρ, वाटर की डेंसिटी रहती है 1000, तो 1/1000 कितना आएगा? 0.001। समझ में आ गया? वाटर दिया है मतलब आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। क्लियर? अब हम निकालेंगे C1 C2, क्योंकि हमें इक्वेशन में पुट करना है। देखो मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा, m इक्वल्स टू A1 C1 अपॉन V1 प्लस A2 C2 V2। अब देखो A1 C1 अपॉन V1, V1 1/V1, या इन शॉर्ट में आपको क्या बोलूँगा, V1 इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये इधर भेजो, ये इधर भेजो, ये मिलेगा आपको। तो 1/V1 को हम डेंसिटी भी लिख सकते हैं, बराबर। तो देखो A1 C1 अपॉन V1, मास दिया है 2750 kg पर मिनट, तो 60 से डिवाइड करके पर सेकंड निकाला। 100 क्या, ये जो डेंसिटी है, ये मैंने 1/V1 को ρ1 लिखा, क्योंकि ρ इक्वल्स टू 1/V और V इक्वल्स टू 1/ρ, जो मैंने पहले बोला था। और ये एरिया π/4 15 सेंटीमीटर दिया था यहाँ पर, तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू C1, तो C1 कितना है? 2.59। सिमिलरली यहाँ पर वैसा ही C2। अब देखो वाटर का जो टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज नहीं होता, डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, वाटर इनकम्प्रेसिबल है। तो ρ1 इक्वल्स टू ρ2 रहेगा, मतलब इनलेट में जितना डेंसिटी रहेगी उतनी डेंसिटी वाटर की एग्जिट पे रहेगी, तो वो बदलेगा नहीं, वहाँ पे 1000 एज इट आएगा, एज इट इज़ आएगा। अभी देखो 10 सेंटीमीटर डायमीटर दिया था, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और हमें C2 मिला 584। अब C1 C2 और V2 सब मिले अपने को, तो हम वो पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, W को W माइनस है, इधर इधर भेज दिया, W प्लस हो गया, और बाकी सब इधर की चीज़ें इधर लेके आए। तो P2 V2 के साथ में P1 V1 रख दिया, C2 के साथ में C1 रख दिया, GZ2 के साथ में Z1 रख दिया। क्लियर? अब देखो P2 माइनस P1 V1, मैंने आपको पहले ही बोला है V2 और V1 सेम ही रहेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो V1 और V2 एक ही है, उसको हम कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
V1 समझो V, P2 अपॉन P1 किसको, इसको, और V को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो, P2 बाई P1 अपॉन रो, क्या गया है ये वाला P2 अपॉन P1 अपॉन रो। C2 माइनस C1 2 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ किसके लिए, किलो जूल के लिए। सिमिलरली हमने वो GZ के लिए भी 10⁻³ लगाए रखा है, क्योंकि वो भी किलो जूल में आना चाहिए। ओके, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, हम प्रेशर को किलो पास्कल में रख रहे हैं, तो किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। C1 C2 की वैल्यू पुट कर ली, 9 ये Z1 Z2 माइनस Z1 कितना है 7 जो मैंने आपको पहले बताया, और इसका हमें आंसर मिला, ये वर्क डन कितना मिला 0.2824 किलो जूल पर केजी। लेकिन हमें पावर पूछा है तो हम पावर निकालेंगे, पावर मतलब कैपिटल W, इट इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू वर्क डन। तो मास दिया है 2750 किलो, सॉरी केजी पर मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिया पर सेकंड, और जो W है वो निकाला हमने यहाँ पर, तो हमें पावर कितना मिला 12.94 किलोवाट। क्लियर। तो ये दो अलग न्यूमेरिकल थे, आप इनमें इनको एक बार फिर से देखिए, ये दोनों भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ज़रा केयरफुली इसको आप पढ़ सकते हो। क्लियर, थैंक यू।